Welcome to Easiest, where we turn complex into the easiest. The same video can be played in English through the link in the description. सारे relevant information और डॉक्यूमेंट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप प्लेबैक स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए अभी डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशंस में फंसे हुए हैं? अगर आप भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ किसी डिस्प्यूट का सामना कर रहे हैं तो फाइनेंशियल बर्डन और अनसर्टेनिटी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। ये स्कीम यूनियन बजट 2024-25 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है। इसके प्रोविजंस सेक्शंस 88 to 99 ऑफ द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास रूल्स में दिए गए हैं। अब ये फाइनेंस नंबर 2 एक्ट क्या है? देखिए, फाइनेंस एक्ट, जिसे हम बजट कहते हैं, साल के शुरुआत में फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है पूरे साल भर के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्शन ईयर था, एक इंटरिम बजट पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि सरकार के उस समय के फाइनेंशियल नीड्स का ख्याल रखा जा सके और इलेक्शन के बाद नई सरकार एक बजट लाए। फिर इलेक्शन होने के बाद जब नई सरकार ने नया बजट लाया पूरे साल भर के लिए, तो क्योंकि एक ही साल में दूसरी बार फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए इसे फाइनेंस नंबर 2 एक्ट कहते हैं। तो अब आते हैं स्कीम पर। ये स्कीम एक वन टाइम सेटलमेंट ऑफर करती है ताकि डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके, डिस्प्यूटेड टैक्स का बस एक हिस्सा चुकाकर। टैक्स पेयर्स को इंटरेस्ट, पेनल्टी से पूरी इम्यूनिटी मिल सकती है और सबसे ज़रूरी प्रोसिक्यूशन से भी। स्कीम का गोल सिंपल है, टैक्स डिस्प्यूट्स के मैसिव बैकलॉग को कम करना और टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों के लिए ही फेयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करना। स्कीम एक फास्टर और हैसल फ्री तरीका प्रोवाइड करती है जिससे मैटर जल्दी क्लोज हो सके और आपको क्विक रिजोल्यूशन ऑफ पीस ऑफ माइंड मिल जाए। एक बार सेटलमेंट हो गया तो फिर कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं। प्रोसेस सिंपल है, एक डिक्लेरेशन फाइल करना है, कैलकुलेटेड अमाउंट पे करना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना अपील विड्रॉ कर लेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो स्कीम में जाने के लिए एक कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया है, जुलाई 22, 2024। अगर जुलाई 22, 2024 को आपका कोई पेंडिंग अपील, रीट पेटिशन या स्पेशल लीव पेटिशन पेंडिंग था, या आपने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के सामने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया था अंडर सेक्शन 144C और कोई डायरेक्शन इशू नहीं हुआ था डीआरपी के द्वारा जुलाई 22, 2024 तक, या फिर डायरेक्शन तो इशू हो गया था डीआरपी से लेकिन एओ ने अपना असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया अंडर सेक्शन 144C13, या फिर जुलाई 22, 2024 को आपका कोई रिवीजन एप्लीकेशन पेंडिंग था अंडर सेक्शन 264, तो आप इस स्कीम के अंदर जा सकते हैं, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब डिस्प्यूटेड टैक्स क्या है? डिस्प्यूटेड टैक्स वो अमाउंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लेम करता है और आप उसे गलत मानकर कोर्ट या अपील्स में गए हैं, तो ये इनकम टैक्स तो रहेगा ही, इसमें सरचार्ज और सेस भी इंक्लूडेड रहेगा। तो मान लीजिए आपका कोई पेंडिंग अपील था, रीट पिटिशन था या स्पेशल लीव पिटिशन था 22 जुलाई तक, तो डिस्प्यूटेड टैक्स वो अमाउंट होगा जो आपको पे करना होगा अगर डिसीजन आपके खिलाफ जाता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया था डीआरपी के सामने, तो डिस्प्यूटेड टैक्स वो अमाउंट होगा जो आपको देना होगा अगर डीआरपी वेरिएशन कंफर्म कर देता है ड्राफ्ट ऑर्डर का, या फिर अगर डीआरपी ने अपना डायरेक्शंस इशू कर दिया था लेकिन एओ ने अपना असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है, तो डिस्प्यूटेड टैक्स वो अमाउंट है जो एओ के असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको देना पड़ता। या फिर अगर आपका एक रिवीजन एप्लीकेशन पेंडिंग है अंडर सेक्शन 264, तो डिस्प्यूटेड टैक्स वो अमाउंट है जो आपको देना पड़े अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। इसी तरह डिस्प्यूटेड फ़ी, ये वो अमाउंट है जो फ़ी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिटरमाइन किया गया है लेकिन आपको लगता है कि आपको पे नहीं करना चाहिए, जिसके अगेंस्ट आपने अपील किया है। सिमिलरली डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, ये वो अमाउंट है जो टैक्स अथॉरिटीज़ ने डिटरमाइन किया है और आपने उसके अगेंस्ट अपील किया है, लेकिन ये सोल इंटरेस्ट अमाउंट है, ये वो नहीं है जो डिस्प्यूटेड टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगा है। और इसी तरीके से डिस्प्यूटेड पेनल्टी, जो टैक्स अथॉरिटीज़ ने डिटरमाइन किया है लेकिन ये डिस्प्यूटेड इनकम या टैक्स पर नहीं लगा होना चाहिए और इसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल किया होना चाहिए। और डिस्प्यूटेड इनकम, ये वो इनकम है जो आपके डिस्प्यूटेड टैक्स को रिलेट करता है। तो टैक्स एरियर क्या हुआ अपना? डिस्प्यूटेड टैक्स, इस डिस्प्यूटेड टैक्स पर लगा हुआ इंटरेस्ट और लगा हुआ पेनल्टी। और डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट जो सिर्फ इंटरेस्ट है जिसके अगेंस्ट आपने अपील किया था, डिस्प्यूटेड पेनल्टी जो सिर्फ पेनल्टी है जिसके अगेंस्ट आपने अपील किया था, और डिस्प्यूटेड फ़ी। अपील इनमें से किसी भी फोरम पर चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, कमिश्नर अपील्स या जॉइंट कमिश्नर अपील्स। तो अगर आपका भी कोई ऐसा अपील पेंडिंग था जुलाई 22, 2024 को किसी ऐसे डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस को लेकर, तो आप इस स्कीम के अंदर जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है एक डिक्लेरेशन फाइल करना है। अगर आप ये डिक्लेरेशन फाइल करते हैं तो ये अमाउंट पेबल ओवरराइड करता है इनकम टैक्स एक्ट को, मतलब ये फाइनल पेबल अमाउंट रहेगा। तो आइए देखते हैं, अगर आपका कोई डिस्प्यूटेड टैक्स है जिस पर इंटरेस्ट या पेनल्टी भी अगर चार्ज हुआ है तो आपको क्या पे करना है।
तो अगर आपका अप्रैल जनवरी 31 2020 और जुलाई 22 2024 के बीच का है, और अगर आप डिसाइड करते हैं आप 31 दिसंबर 2024 से पहले या फिर उस दिन पेमेंट कर देंगे, तो आपको सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स पेमेंट करना है। ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, पेनल्टी पेमेंट नहीं होगा। और अगर आप उसके बाद पेमेंट करते हैं तो डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 10%, अगर आप जनवरी 1 2025 से लास्ट डेट तक पेमेंट करते हैं। लास्ट डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। और अगर आपका अपील 31 जनवरी 2020 या उससे पहले का है, और अगर आप डिसाइड करते हैं 31 दिसंबर 2024 से पहले पे कर देंगे, तो आपको पे करना है डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 10%, ये अमाउंट। और अगर आप उसके बाद पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 20% देना होगा। अब देखते हैं अगर आपका डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट है या डिस्प्यूटेड पेनल्टी है या डिस्प्यूटेड फ़ी है। तो वही, अगर आपका अप्रैल जनवरी 31 2020 और जुलाई 22 2024 के बीच का है, तो आपको 25% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट या पेनल्टी या फ़ी जो भी है उसका 25% पे करना है। और अगर आप 1 जनवरी 2025 के बाद पेमेंट करते हैं तो आपको 30% पे करना है। और अगर आपका अप्रैल 31 जनवरी या उससे पहले का है तो आपको 30% डिस्प्यूटेड अमाउंट का पे करना है, और 35% अगर आप 1 जनवरी के बाद करते हैं। यहाँ पर लिखा है एट द सेम एपेलेट फोरम, तो आपका केस वहीं पर अटका होना चाहिए 31 जनवरी 2020 से पहले से, क्योंकि अगर वो कहीं ऊपर बढ़ गया है, अगर वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया है, तो नए एपेलेट फोरम का टाइमलाइन कंसीडर होगा। पुराने केसेस पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कॉम्पेंसेट करने के लिए, इंटरेस्ट एलिमेंट को जोड़ने के लिए। अच्छा, अगर डिस्प्यूट आपके फेवर में रहा है, डिस्प्यूट में कोई इशू है जो आपके फेवर में है, आपके फेवर में कोर्ट ने कभी जजमेंट दिया है या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपील फाइल किया है, तो आपको 1/2 ऑफ द अमाउंट्स, यहाँ पर जो लिखा है 1/2 ऑफ द अमाउंट्स पे करना है। डिस्प्यूटेड टैक्स सेम प्रपोर्शन में रहेगा टोटल टैक्स के, जितना डिस्प्यूटेड इनकम टोटल इनकम के प्रपोर्शन में है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मेरे को पूरा ही 100% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना है, तो मेरा फ़ायदा क्या है स्कीम में जाने का। सबसे पहला बात, डिस्प्यूटेड टैक्स में इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर 5-6 साल से जुड़ गया है तो अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से छुटकारा मिल रहा है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन से बच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप केस जीतेंगे तो आप तो ये 100% डिस्प्यूटेड टैक्स भी बचा सकते हैं, तो फिर आपका इस स्कीम में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं आपको डिस्प्यूटेड टैक्स कितना पे करना है। अगर आपके केस में लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटाने की बात हो रही है या फिर मैट क्रेडिट घटाने की बात हो रही है, तो सपोज आपने बोला है कि मेरा लॉस 10 लाख है, इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं आपका लॉस तो 4 लाख है, मतलब आपका 6 लाख जो है ये हो गया डिस्प्यूटेड लॉस। तो इसमें 2 ऑप्शन देता है कि पहला तो आप ये 6 लाख को पेमेंट कर दीजिए, 6 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है आप उसको पे कर दीजिए, और 4 लाख को, ये तो अनडिस्प्यूटेड है, इसको तो आप कैरी फॉरवर्ड कर ही लीजिए। वरना आप ये 6 लाख पर टैक्स अभी मत दीजिए, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर आप इस पर टैक्स देंगे। देखते हैं। तो पहला ऑप्शन, आप रिड्यूस लॉस और डेप्रिसिएशन पर टैक्स पे कर दीजिए, और रिमेनिंग लॉस और डेप्रिसिएशन ये तो अनडिस्प्यूटेड है, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। दूसरा, आप ये रिड्यूस लॉस और डेप्रिसिएशन को भी कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए जो डिस्प्यूटेड है, लेकिन आपको फ्यूचर में सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसमें इंटरेस्ट के साथ टैक्स देना होगा, और इसमें WDV ऑफ एसेट्स भी नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर WDV ऑफ एसेट्स बढ़ा दिए तो आप फिर इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने का ट्राई करेंगे। सिमिलरली मैट क्रेडिट में भी आप या तो अभी मैट क्रेडिट को घटा दीजिए डिस्प्यूटेड टैक्स में से और रिमेनिंग मैट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, वरना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं रिड्यूस्ड मैट क्रेडिट को, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको फिर टैक्स पे करना होगा सरचार्ज, सेस और इंटरेस्ट को जोड़कर सब्सिक्वेंट ईयर्स में। इसमें भी अगर इश्यूज आपके फेवर में रहा है तो आपको हाफ ऑफ द रिडक्शन अमाउंट ही कंसीडर करना है। अब देखते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स। अगर आपके ऊपर असेसमेंट सेक्शन 143(3), 144, 147, 153A या 153C के तहत किया गया है, जो सर्च या रेड अंडर सेक्शन 132 या 132A के आधार पर हुआ हो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके डिक्लेरेशन फाइल करने से पहले ही प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुका है, अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम या एसेट है इंडिया के बाहर, तो इसी तरह अगर आपका असेसमेंट सेक्शन 90 या 90A के तहत जो सूचना मिलती है सरकार को इंटरनेशनल टैक्स एग्रीमेंट से, मतलब अगर फॉरेन अथॉरिटीज़ ने आपके टैक्स डिटेल्स को रिपोर्ट किया है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। फिर अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 के तहत डिटेन किया गया है और डिटेंशन ऑर्डर रिवोक नहीं किया गया है एडवाइजरी बोर्ड के रिपोर्ट्स पर, क्योंकि अगर रिवोक हो गया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आ सकते हैं स्कीम पर। और इसी तरह अगर सेक्शन 9 और 12A के कंडीशंस रिवोकेशन को लेकर अगर इनका कंप्लायंस नहीं होता है, तो भी आप इस सेक्शन के बाहर है। मतलब अगर आपने कोई स्मगलिंग रिलेटेड काम किया है तो आप इस स्कीम के बाहर है। तो इसी तरह स्कीम कुछ इन लोग को भी बाहर करती है जो इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन चल रहा है इन ऑफेंसेस से रिलेटेड।
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो टेररिज्म रिलेटेड क्राइम के लिए होता है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो ड्रग्स रिलेटेड क्राइम के लिए होता है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट जो प्रॉपर्टी पे अपना ओनरशिप छुपाने के लिए होता है ताकि हमारा रियल वेल्थ छुपाया जा सके, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगर कोई करप्शन रिलेटेड क्राइम है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्राइम है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन चालू कर दिया है भारतीय न्याय संहिता या सिविल लाइबिलिटीज़ के लिए तो भी आप एक्सक्लूडेड हैं। और अगर आपको स्पेशल कोर्ट ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत नोटिफाई किया गया है जो फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस से डील करता है और ये डिक्लेरेशन फाइल करने से पहले हो चुका था तो भी आप इस स्कीम से एक्सक्लूडेड है। अब देखते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हमारे बहुत काम आने वाला है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक वो ऑफिसर है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ऊंचे लेवल का है, या तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इनसे ऊंचे लेवल का है, इनसे नीचे लेवल का नहीं है, जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नोटिफाई करेंगे। तो अब हम सारे प्रोविज़न समझ चुके हैं, अभी हम लोग को खाली प्रोसीजर्स देखना है, ऑपरेशनल पार्ट कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो 4 फॉर्म्स है इसके अंदर, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 4। सबसे पहले फॉर्म 1, सबसे पहले आप एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को कि आप इस स्कीम के अंदर जाना चाहते हैं। हर डिस्प्यूट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म 1 फाइल करना होगा, लेकिन अगर कोई ऑर्डर है जिसमें आपने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों ने कोई अपील फाइल किया है तो फिर एक ही सिंगल फॉर्म 1 चलेगा, दोनों को अलग अलग फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप एक अंडरटेकिंग देंगे कि आप अपने सारे राइट कोई रेमेडी या क्लेम को लेकर छोड़ते हैं। फिर जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये वेरीफाइड होना चाहिए सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको एक रिसीट दे देगा कि उसको ये डिक्लेरेशन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आएगा आपके पास। हाँ, ये डिक्लेरेशन इनवैलिड हो सकता है अगर इसमें कोई जानकारी आपने फॉल्स दिया है, या फिर अगर आप ये स्कीम के कोई कंडीशन को वायलेट कर देते हैं, या फिर ये अंडरटेकिंग के विरुद्ध आप काम कर देते हैं, आप चल जाते हैं इसके अगेंस्ट अपील फाइल करने, अपने रेमेडी सीख करने। अब ये डिक्लेरेशन फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं, आप हार मान रहे हैं उससे। ये एक समझौता का एग्रीमेंट है, तो इसमें आपको या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी पार्टी ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं जीत गया ये केस या फिर मैं हार गया ये केस। आपके डिक्लेरेशन फाइल करने से फिर आपको इम्यूनिटी मिलती है, कोई भी आपके ऊपर फिर प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। लेकिन बस वो उसी के लिए मिलेगा जिसके लिए आपने डिक्लेरेशन फाइल किया है, कोई अनरिलेटेड प्रोसीडिंग के लिए आपको कोई बेनिफिट, कंसेशन या इम्यूनिटी नहीं मिलने वाला है। फिर फॉर्म 2, फिर डिक्लेरेशन फाइल करने के 15 दिन के अंदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली जिसमें पेएबल अमाउंट बताया हुआ रहेगा। ये जो पेएबल अमाउंट डिटरमाइन किया गया रहेगा ये कंक्लूसिव रहेगा, ये खत्म कर देगा आपका सेटलमेंट को अगर आप इतना पेमेंट करते हैं तो ये ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपीलेट फोरम पे नहीं जा सकते हैं, कोई अपीलेट फोरम इससे रिलेटेड केस नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अपील चल रहा है तो उसका क्या होगा? जो अपील आपका ITAT कमिश्नर अपील्स या जॉइंट कमिश्नर अपील्स मतलब इनकम टैक्स के अपीलेट फोरम्स के अंदर चल रहा है, तो वहाँ पर तो आपका केस ऑटोमेटिकली विड्रॉन मान लिया जाएगा जब आपको ये सर्टिफिकेट इशू होता है। लेकिन अगर आपका केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है तो आपको वहाँ पर जाके कोर्ट से परमिशन लेकर उसको विड्रॉ करना होगा, और उस विड्रॉल का प्रूफ आपको पेमेंट इंटीमेशन के साथ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को देना होगा। अब फॉर्म 3, अब सर्टिफिकेट आने के 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है और इंटीमेशन ऑफ पेमेंट फर्निश करना है। आपको अपना इंटीमेशन ऑफ पेमेंट देना है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को कि देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है और सारे केसेस भी विड्रॉ कर लिए हैं। प्रूफ ऑफ विड्रॉल भी देना है ऑफ एनी अपील, ऑब्जेक्शन, एप्लीकेशन, रीट पिटिशन, स्पेशल पिटिशन जो भी पेंडिंग था। फॉर्म 3 में आप ये सबमिट करेंगे। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फिर आपका पेमेंट कंफर्म कर देंगे। आप जो भी पेमेंट करते हैं स्कीम के अंदर उसमें से कोई भी अमाउंट रिफंडेबल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने डिक्लेरेशन सबमिट करने से पहले ही कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट कर दिया था तो वो आपको वापस मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। फिर लास्ट में फॉर्म 4, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेंगे फॉर्म 4 पर, बोलेंगे कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है और ये स्कीम आपके लिए सक्सेसफुल रहा, अब आपको कुछ नहीं करना है, ख़त्म हो गया आपका स्कीम। फिर 2 छोटा छोटा चीज़ है। सबसे पहले ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, एक्सेस हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फाइलिंग पोर्टल पर। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स एस्टैब्लिश करेंगे प्रोसीजर, फॉर्मेट और स्टैंडर्ड सबमिट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए फॉर्म 1 to 4। उन लोग इसका सिक्योरिटी पॉलिसी, आर्काइवल पॉलिसी और रिट्रीवल पॉलिसी कि सेफ़ रहे, जब चाहिए हमें रिट्रीव हो जाए, सेफली रखा जाए, आपके डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, आपका डेटा का ख्याल रखने के लिए उसका सिस्टम्स प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स बनाएंगे। और ये सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पावर ऑफ CBDT एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। CBDT इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए डायरेक्शंस या ऑर्डर्स इशू कर सकती है, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल केस के स्पेसिफिक आउटकम को मैंडेट नहीं कर सकती कि आप इस केस पे यही आउटकम दो, वो केस के सर्कमस्टेंसेस को देखकर ही दिया जाएगा। सेकेंड, CBDT जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकती है। इसके अलावा CBDT के पास अथॉरिटी है कि वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर इशू करे
ताकि रेवेन्यू कलेक्शन को फैसिलिटेट किया जा सके और अगर ज़रूरत हो तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सर्टन प्रोविजंस को रिलैक्स कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को एड्रेस कर सके, लेकिन वो ऑर्डर स्कीम के ऑब्जेक्ट के साथ कंसिस्टेंट रहने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर स्कीम के आने के 2 साल के अंदर तक ही किया जा सकता है और वैसा कोई ऑर्डर जब पास करता है तो उसे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना होगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकती है ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डालकर, जो कवर कर सकता है डिस्प्यूटेड टैक्स, सेट ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस, ये सब कैसे डिटरमाइन होगा, जो डिस्प्यूट्स आपके फेवर में थे, जो डिस्प्यूट्स में इशूज़ आपके फेवर में थे जिसमें 1/2 बताया हुआ है, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग के लिए फॉर्म कौन से रहेंगे, वेरिफिकेशन मेथड्स क्या रखने हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट इंटीमेशन के लिए कौन से फॉर्म्स रहेंगे, पेएबल अमाउंट का कैलकुलेशन मेथड क्या रहेगा, या फिर बाकी कोई प्रेस्क्राइब्ड मैटर। ये रूल भी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 30 दिन के लिए रखने हैं और ये सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन या फिर एनलमेंट रहेंगे जो पुराने काम किए हैं उसको अफेक्ट किए बिना। तो बस यही था डायरेक्ट टैक्स विवाद से विवाद स्कीम में। थैंक यू। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मुझे आंसर करके अच्छा लगेगा।